मोदी पेरिस में गया, फ्रांस में गया और वहां औरतों का नाच देख रहा, नौटंकी उसकी जारी है। तो मोदी को देश की जनता से, देश के नौजवानों से, देश की आर्थिक स्थिति से, पेपर लीक से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि उसकी सत्ता बरकरार बनी रहे, और उसकी सत्ता जिस तरह से बन रही है वो है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से वोटों की लूट, बेईमानी। और इसी लूट और इसी बेईमानी को छुपाने के लिए कि किस तरह से पश्चिम बंगाल का चुनाव इलेक्शन कमीशन की गुंडागर्दी के माध्यम से ईवीएम में घोटाला करके लूटा गया है, वो सबूत उन ईवीएम में बंद था। वो सबूत कहीं किसी भी तरह से हाथ ना लग जाए, इसलिए वो ईवीएम जलाई गई। इसमें कहीं कोई मतलब ऐसा कोई फारसी की आंख नहीं है कि हमारी या किसी की समझ में नहीं आ रहा। बहुत मोटा मोटा सा व्यक्ति भी इस बात को समझेगा कि ये जो सब कुछ हुआ है ये अचानक नहीं हुआ। वो जो सरकारी बिल्डिंग है, 9 मंजिला बिल्डिंग है, दूसरी मंजिल पर आग लगी है, 7वीं मंजिल पर ईवीएम रखी हैं। सो बीच की जो पूरी वो है, क्या वो पूरी बिल्डिंग जली है? बीच की 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी मंजिल भी जली है क्या? नहीं। 7वीं मंजिल पर ईवीएम कैसे जल गई भाई? अजीब सी स्थिति है कि ईवीएम वहां जल गई। तो ये जो सारी कहानी है ये इस बात को सिद्ध करती है कि ये सब कुछ वेल प्लान्ड तरीके से किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जो चोरी के पूरे सबूत हैं, जिन चोरी के माध्यम से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, उसके सबूत मिटाए गए हैं और कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार के मंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि इसमें साजिश हो सकती है, इसकी जांच भी चल रही है। क्या लग रहा है कि अगर बीजेपी सरकार बनी है और बीजेपी सरकार ये काम करवा रही है तो वो क्यों इस चीज का? भाई जलाने वाले वो, आग लगाने वाले वो, उसकी रिपोर्ट कराने वाले वो, उसकी जांच करवाने वाले वो, और जहां वो अदालत में जाएगा वो अदालत उनकी। काहे की जांच होनी है? काहे का मुकदमा होना है? ये सब नौटंकी है। कहीं कोई दोषी पाया जाएगा? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अरे जो खुली आंखों से हर किसी को दिख रहा है, सामान्य व्यक्ति को दिख रहा है, उसमें किस बात की जांच की बात है भाई? किस चीज की जरूरत है? और ईवीएम आज जली है, आज तो नई बात तो है नहीं। ईवीएम तो पहले भी जली गई है। इवन जानबूझकर 2014 के चुनाव के बाद भी जानबूझकर बिना किसी कारण के और बिना ऑथराइजेशन के जलाई गई ईवीएम। क्यों, कैसे जलाई गई? सबूतों को नष्ट करने के लिए। बहुत सीधा सा है, क्योंकि सबूत तो उसी में है ना, इसलिए जलाई गई हैं ईवीएम। सर, नीट पेपर लीक होने के बाद शिक्षा मंत्रालय में आग लगती है, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो जाता है, उसके बाद ईवीएम में आग लग जाना, जनता को बिल्कुल तबाही के बीच में ले जाके खड़ा कर दिया गया है। अब कुछ बचा नहीं है बाकी। शिक्षा की पूरी तरह से तबाही हो चुकी है। नीट पेपर हो, सीबीएसई का पेपर हो, और चाहे एसएससी के, जीडी के पेपर हो, कोई भी किसी तरह का पेपर हो, पिछले 10 साल में 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। करीब 50 के लगभग पेपर हैं जिनको कैंसिल किया गया है। और अब सीबीएसई का पेपर, जिस तरह की धांधली, मतलब जिस उस कंपनी को, जो कंपनी पहले से ब्लैक लिस्टेड है, उसी कंपनी को ज्यादा पैसे पर आपने सारा का सारा उसको चेक करने का सारा वो दिया, आपने ठेका दिया, और उस 17 साल के बच्चे ने सारा सबूत निकाल के सामने रख दिया। यहां तक कि पार्लियामेंट की कमेटी के सामने रख दिया उस बच्चे ने सारे सबूत, तो कुछ रह तो नहीं गया। सो ये एक भयानक लूट है। एजुकेशन जो है एक भयानक लूट का एक स्थान बन गया है, हेल्थ और एजुकेशन। सो लूट हो रही है वहां पर, और जनता को कुछ भी मिल जाए ऐसा सरकार ने कोई बंदोबस्त नहीं किया। एजुकेशन का मैंने बता दिया। हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कोई व्यक्ति जाए, उसे कहीं भी ढंग से हेल्थ फैसिलिटी मिलने को तैयार नहीं है। चंद अगर जगह आप छोड़ दीजिए, वो भी अगर जान पहचान हो तो, नहीं तो बहुत बुरी हालत है। मतलब आप बताइए कि एम्स जैसे हॉस्पिटल में अगर कोई एक ऑपरेशन कराना हो या कुछ हो, 2-2 साल की जो है डेट मिले। अब 2 साल में तो मरमरा के वो जो लकड़ियों में फूंक भी लेगा आदमी, क्या मिलेगा उसे? 2 साल की अपडेट दे रहे हो।
इसका मतलब ये कि हेल्थ फैसिलिटी जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका। बेरोजगारी भयानक है, युवा सड़कों पर मारा मारा फिर रहा, युवा को समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। और मोदी सत्ता किस तरह से मेरे हाथ में रहे, हर राज्य में जहां भी चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव कैसे मैं जीत जाऊं, इसके लिए पूरी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से सारी व्यवस्था की गई है। सर मामला इतना गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। किस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो जो मर चुकी है? किस अदालत की बात कर रहे हो? क्या अभी आपको समझ में नहीं आया? इतने समय से मैं लगातार कह रहा हूं इस देश की अदालत मर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की गुंडागर्दी और बेईमानी के साथ खड़े होकर उसको प्रोटेक्ट कर रही है, सरकार के साथ खड़ी हो गई है, ये अब सबको खुली आंखों से दिख रहा है, फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो। एसआईआर गैर संवैधानिक, गैर कानूनी है। जिस तरह की धांधली एसआईआर में हो रही है, करोड़ों लोगों की वोटें काटी जा रही हैं। अभी तक 6,83,00,000 लोगों की वोटें काटी जा चुकी हैं और बकाया 18 राज्यों में और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर होनी है, जिसके माध्यम से लगभग इतनी ही वोटें और काटी जाएंगी, तो तकरीबन 15 करोड़ वोटें काटी जाएंगी। और जिनकी ये वोटें कटी हैं, केवल वोटें नहीं कटी, अभी वोटें कटी हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे ही बीजेपी इस देश के संविधान को खत्म करने में कामयाब हो जाती है, 2029 का जो टारगेट लेके वो चल रही है, अगर इसमें कामयाब हो जाती है तो जिनकी वोट कटी है सबसे पहले इनकी नागरिकता जाएगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से कर रहा है, वो वोट केवल नहीं काट रहा, वो नागरिकता चेक कर रहा है। तो जिनकी वोट काट दी उनकी नागरिकता, वो नागरिक नहीं है देश में, तो उनकी नागरिकता जाएगी। तो ये जो सिस्टम इस समय चल रहा है, इस सिस्टम में आप कैसे उम्मीद करते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुमोटो एक्शन है? सुमोटो एक्शन की तो बात छोड़ो, जब पिटीशन डाला जाता है एसआईआर के विषय में, तो पिटीशन डाले गए, जबरदस्त तरीके से पिटीशन डाले गए, बहुत प्रबुद्ध लोगों ने डाले, प्रबुद्ध संस्थाओं ने डाले, एडीआर तक ने डाले, उनकी सुनवाई नहीं। ईवीएम के विषय में एडीआर ने डाले और जाने कितनी लोगों ने, पार्टियों ने डाले। क्या मिला? सारे पिटीशन एक एक करके ईवीएम से जुड़े जितने थे सारे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिए। अब एसआईआर का भी खत्म कर दिया। और मीनाक्षी नटराजन, मतलब उसका केस सुनने तक को तैयार नहीं सुप्रीम कोर्ट। और क्या होगा? इससे ज्यादा कुछ होगा? सुप्रीम कोर्ट बाकायदा सरकार के साथ खड़ी है, इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, और यह नजारा सबकी आंखों के सामने है। आप उस सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कर रहे हो जो सुप्रीम कोर्ट 27 लाख वोटरों से ये कहे कि अरे वोट डालनी जरूरी है क्या इस बार, अगली बार डाल लीजिए यार मेरे, कहीं कोई वो है इसमें, वो है क्या दिक्कत? मतलब वो सुप्रीम कोर्ट जहां एक एक वोट का महत्व है, एक एक वोट का महत्व। हार जीत कितने से होती है? एक वोट से हार जीत होती है। और इस देश में तो बड़े जबरदस्त उदाहरण है, एमएलए और एमपी के ही नहीं, अगर सरकार का भी देखा जाए तो वाजपेयी की सरकार जो 13 दिन चली वो एक वोट से गिर गई थी, केवल एक वोट से। वहां 27 लाख वोटरों को सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि क्या जरूरी है इस बार डालना, अगली बार वोट डाल लेना। और अगर कैलकुलेट कर लिया जाए सारी चीजों को, तो 27 लाख वोटर वो जो पश्चिम बंगाल में वोट नहीं डाल पाए, और 7 लाख वोटर वो जो फर्जी तरीके से फॉर्म 6 भर के अंधेरे में बना लिए गए, जो लिस्ट बना ली गई उनकी। यानी इस तरह से तकरीबन 34 लाख वोटें, 34 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा किया। और अंतर कितना है बीजेपी को और टीएमसी को मिली वोटों में? बीजेपी को मिली है 2,90,00,000 और टीएमसी को मिली है 2,60,00,000 और 34 लाख वोटें इस फर्जीवाड़े में चली गई। तो टीएमसी कहां कम है? कहीं कम नहीं है। तो ये जो हुआ है सब कुछ, और ये जो 86 जो सीटें हैं, वो सीटें बीजेपी जीतकर सत्ता में वहां बैठी है जहां वोटें काटी गई हैं, जिनमें ममता जी की भी एक सीट है। सो ये हाल सब कुछ हो रहा है। इस देश में कोई कोर्ट नहीं है, सब अदालत मर चुकी है पूरी तरह से, और सुप्रीम कोर्ट तो वाकई में पूरी तरह से मर चुकी है। सर, मीनाक्षी नटराजन का जो मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कांग्रेस का बड़ा आरोप है कि अभी तक वोट चोरी किए जा रहे थे, लेकिन अब चुनाव आयोग के द्वारा सीट चोरी की जा रही है। इससे बड़ी कौन सी बात है? तो बिल्कुल सही है, ये तो सबके सामने नंगा सच है। आप देखिए कि कोर्ट से केवल एक नोटिस आया, जिस केस में नोटिस आया वो कोर्ट ने वो केस ही खत्म कर दिया, खारिज कर दिया है।
वो कंप्लेंट ही खारिज कर दी। वो प्राइवेट कंप्लेंट थी, कोई एफआईआर भी नहीं थी, कोई चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई थी। तो जो मैटर है ही नहीं कोर्ट में, जो तुमने इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 26 में जो इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हो उसमें वो कहीं कॉलम ही नहीं है। तो जब कॉलम ही नहीं तो मैं सूचना क्यों दूंगा? कोई भी सूचना क्यों देगा? और अगर उस विषय में कोई भी बात आती है तो ये छुपाना कहां हो गया? कंसीलमेंट कहां हो गया? कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कहां हो गया? कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट वहां होता, छुपाना वहां होता जब बाकायदा फॉर्म में ये कॉलम होता। वो कॉलम तो है नहीं, तो जब कॉलम नहीं है तो मैं उसमें भरूंगा क्यों? इसलिए मैंने भरा नहीं, क्योंकि वो मेरे ऊपर कोई केस नहीं है और अब वो केस खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इस धांधली में, सीट चोरी में शामिल है। मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूं, लोग मुझे नहीं पता कि किस तरह से देखते हैं, समझते हैं। 2024 का चुनाव हुआ। 2024 के चुनाव में 2 सीटों पर, एक सूरत की सीट जहां पर जो कांग्रेस का कैंडिडेट वो हट गया और इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया। अफसोस इस बात का है कि न कांग्रेस को पता है न ही किसी और पार्टी को। अब जीता हुआ घोषित कैसे कर देंगे? अगर कोई कैंडिडेट नहीं है, नोटा तो है। नोटा है या नहीं है? अगर नोटा को वोट डल नहीं है तो नोटा एक पर्सन है, पर्सनैलिटी है, वो ऑटोमेटिकली है, उसको वोट पड़ती हैं, तो उसका चुनाव होना चाहिए था। बेशक कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा था, नोटा तो खड़ा था वहां। हो सकता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा ही वहां पे था और ऐसे ही उज्जैन में था, दोनों जगह ऐसा था। तो यहां पर चुनाव क्यों नहीं हुआ? चुनाव होना चाहिए था बाकायदा। वोट हो सकता है नोटा को ज्यादा मिल जाती और वो कैंडिडेट हार जाता। भाई नोटा को वोट मिलती है नहीं मिलती है? तो नोटा एक पर्सन है, एक पर्सनैलिटी है, एक उम्मीदवार है नोटा, इसीलिए उसको वहां रखा गया है। इसलिए अगर कोई भी कैंडिडेट वापस कर लेता अपना नॉमिनेशन, नहीं खड़ा होता, फिर भी नोटा खड़ा हुआ है, तो वहां पर चुनाव होना चाहिए, वोट वहां पर पड़नी चाहिए और उसके बाद में बाकायदा काउंटिंग होकर रिजल्ट सामने आना चाहिए। सर, कांग्रेस के लोग चुनाव आयोग जाते हैं लेकिन 48 घंटे तक चुनाव आयोग जवाब ही नहीं देता। नहीं, चुनाव आयोग जवाब क्यों देगा भाई? चुनाव आयोग ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से आकंठ गुलामी में, मोदी की, अमित शाह की गुलामी में डूबा हुआ है और इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए वो लगातार मोदी शाह के काम कर रहा है। इसलिए वो क्यों सुनेगा? नहीं तो ये जरा सी देर का काम था, इसमें तो कोई बड़ी बात भी नहीं थी, केवल उसे फोन ही तो करना था, इलेक्शन कमीशन को फोन करना था। वो जो आपका आरओ था, भाई ये क्या कर रखा है, ठीक करो इसे। इतनी देर का तो काम था और इसमें काम क्या था? लेकिन इसके लिए इतनी कवायद करनी पड़ी। तो ये बात सिद्ध करती है इस बात को कि जो चुनाव आयोग है वो आकंठ मोदी शाह की गुलामी में डूबा हुआ है और अपनी नैतिकता को पूरी तरह से दफन करके इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए काम करा। देशद्रोही होकर देश के साथ गद्दारी कर रहा है इलेक्शन कमीशन। भाई जब चुनाव पूरी तरह से, चुनाव की मशीनरी उनके कब्जे में, उनके कंट्रोल में है, वो जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। और 2024 के चुनाव के बाद से तो जिस तरह से ये शुरू हुआ है सिलसिला, हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, उसके बाद में बिहार का चुनाव और अब सामने आ गया पश्चिम बंगाल का चुनाव, और इससे पहले भी मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का चुनाव हम सबके सामने है। यहां तक कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें 4,65,46,885 वोटें बढ़ाई गई। इतनी वोटें बढ़ाने के बाद बीजेपी 79 सीटें जीत कर आई। बाकायदा वोट फॉर डेमोक्रेसी ना उसकी डिटेल दे रखी है, किस राज्य में कितनी सीटें जीती, किस राज्य में कितने परसेंटेज वोट बढ़ाई, किस राज्य में कुल कितनी वोटें बढ़ाई और किस तरह से बीजेपी जीत के आई। अन्यथा तो बीजेपी 150 पे सिमट जाती, इतनी ही वो उसकी औकात है। अगर बैलेट पेपर से करा लो तो 40 सीटें भी नहीं आई, उसकी औकात आज की तारीख में तो इतनी है, बल्कि इससे भी बदतर स्थिति में होगी। सो ये सारा सिस्टम, ये बात, खैर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राहुल गांधी को, आज वो ये बात कह रहे हैं
मैं कितने समय से लगातार कह रहा हूं, आपको समझ में नहीं आती है भाई? विपक्ष को पूरे को समझ में नहीं आती कि आपके चुनाव लड़ने ना लड़ने का कोई मतलब नहीं है। किसी के भी चुनाव लड़ने ना लड़ने का मतलब ही नहीं है। जिसको चाहेगा मोदी वही जीतेगा, जिसको नहीं चाहेगा वो कितनी जोर लगा ले नहीं जीतेगा, क्योंकि चुनाव सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वो तो उसकी टेबल पे बैठ के सेट होता है, इसको हराना है, इसको जिताना है, इतनी सीटें अपनी है, इतनी सीटें उसमें बांटी जाएंगी, ये तो बाकायदा सेट होता। और इलेक्शन कमीशन उसी हिसाब से काम करता। क्या राहुल गांधी जी को उसी समय नहीं समझ जाना चाहिए था जब राहुल गांधी जी ने बाकायदा कर्नाटक की, महाराष्ट्र की, हरियाणा की वोट चोरी का पूरा सबूत दुनिया के सामने रखा, जिसे आज तक जवाब नहीं दे सका इलेक्शन कमीशन? उसके बाद नहीं समझ आना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा था कि 2024 का चुनाव भी बेईमानी से जीता ही है, तो तभी क्यों नहीं बात राहुल गांधी जी ने? वही बात मैं इसका मतलब आज आपको यह बात समझ में आ रही है। जब 2024 के चुनाव को आप मान रहे हैं कि 2024 का चुनाव भी ये बेईमानी से जीते, उसके बाद आपने हरियाणा भी जीतने दिया, उसके बाद आपने महाराष्ट्र भी जीतने दिया, उसके बाद बिहार भी आपने जीतने दिया, और अब उसके बाद में पश्चिम बंगाल भी जीतने दिया, तो इतने समय क्या कर रहे थे भाई? अगर विपक्ष इतने देर में उसको समझ में आती हैं चीजें, या विपक्ष इतनी देर तक सोया रहता है और लूटने वालों को लूटने देता है, तो भाई देश कैसे बचेगा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब सड़क पे निकले बिना कुछ नहीं होगा। तो सड़क पे जब राहुल गांधी निकले थे उसी समय उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया? राहुल गांधी निकले थे सड़क पर, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की थी, सड़क पर तो दे निकले थे, उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। उसके बाद कुछ समय बाद फिर दोबारा से शुरू करी, फिर भी कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद में वोट चोरी के सारे सबूत दे दिए। बिहार चुनाव से पहले आपने शुरू की वोट चोरी की बात, लोगों का बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिला, उसे कंटिन्यू नहीं किया, बीच में छोड़ दिया। क्यों छोड़ रहे हैं आप बीच में? यह विपक्ष पूरा इकट्ठा होके इस सब चीज को कर क्यों नहीं रहा है? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। माननीय अखिलेश यादव जी अब कह रहे हैं कि अगर यही रहा तो इस चुनाव के, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है, उसके बाद तो नहीं लगता कि कोई चुनाव हो पाएगा। मतलब उनको भी शंका, अरे शंका नहीं, हम बहुत समय से कह रहे हैं भाई मेरे, बिहार चुनाव जब हुआ SIR भी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन मैंने 5 महीने पहले कह दिया था, आप मेरी वीडियो देखिए जाके सोशल मीडिया पर, आप सारे साथियों की वीडियो, 5 महीने पहले कह दिया था कि बिहार का चुनाव इस बार नीतीश कुमार के साथ में लड़के बीजेपी जीतेगी, नीतीश कुमार का सफाया करेगी और उसके बाद वहां पर अपनी सरकार बनावेगी। वही हो रहा। उस समय तक तो SIR भी नहीं हुई थी, मैंने 5 महीने पहले ये बात कह दी थी। तो जो चीज मुझे नजर आ रही है, आम आदमी को भी नजर आ रही होगी, विपक्ष को क्यों नहीं नजर आ रही? विपक्ष की नजर तो बहुत तेज होनी चाहिए, उसकी बुद्धि तो बहुत शार्प होनी चाहिए, उसके कंधों पर देश की जिम्मेदारी है भाई। वो कहीं ना कहीं विपक्ष जो आज है वो कहीं ना कहीं सत्ता में रहा है, उसे नहीं मालूम। मैं तो सत्ता में हूं नहीं, मैं तो सत्ता के बाहर हूं, लेकिन इतनी चीज तो मुझे भी दिख रही है दूर दूर। तो जो बात राहुल गांधी आज कह रहे हैं वो बात बहुत पहले कहनी नहीं चाहिए थी, उस पर काम शुरू कर देना चाहिए था।